एपिसोड 3 की शुरुआत एपिसोड 2 के कुछ सीन के साथ में होती है, जहां पर काइजू नंबर 9 काफका को मारने के लिए पूरी तरीके से रेडी होता है और काफका काइजू में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। तभी वह उसे मारने ही वाला होता है कि कोरू आकर के उसे बीच से फाड़ देती है। वह अपने लाइटिंग फॉर्म में कन्वर्ट होती है और एनर्जी के साथ में दिखाई देती है। तभी काइजू फिर से वापस से रीजनरेट होकर के नॉर्मल हो जाता है, जिससे किकोरू काफका से पूछती है कि क्या तुम उसे मारने के लिए मेरी मदद करोगे। बताता है कि मैं काइजू में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता हूँ, जिससे वह उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। काइजू नंबर 9 पूरी तरीके से पावरफुल फॉर्म को एक्युपाइड करता है और उन पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और यह देख करके किकोरू भी परेशान हो जाती है। वो काफका से कहती है कि मुझे पता है कि तुम काइजू में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहे थे और मुझे ये कहना भी नहीं था, लेकिन मैं अकेले इसे नहीं हरा सकती हूँ। ये इसके कारण है कि तुम काइजू में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहे हो, तो मैं इसका ध्यान भटकाती हूँ, इनके शरीर के हिस्सों को काट दूंगी, जिससे तुम काइजू में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें काइजू में ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। और वो दोनों इस बात पर एग्री होते हैं, उस पर अलग अलग अटैक करने के लिए जाते हैं। यह देख करके काइजू नंबर 9 समझ जाता है कि इनके पास जरूर कुछ ना कुछ प्लान है। वो अपने प्लान में तब्दीली करता है और अपने शरीर को 2 हिस्सों में बांट देता है, जिससे अलग अलग उन पर अटैक करने लगता है। अब भी वह भारी है और उसके इस अटैक को देख करके किकोरू भी समझ नहीं पाती कि उसे आगे क्या करना चाहिए, और काफका को भी नहीं समझ में आ रहा है। तभी अचानक काफका को चोट लगती है। किकोरू को भी बहुत ज्यादा चोटें आती है, जिससे काइजू को लगता है कि वो दोनों हार चुके हैं। लेकिन अगले ही पल किकोरू हमें हवा में दिखाई देती है और देखते ही देखते उसे काफी सारे भाग में अलग कर देती है और खुद से कहती है कि मुझे अब किसी और की मदद नहीं चाहिए। और यही सोचते हुए वो फ्लैशबैक में जाती है। उसके बचपन का सीन उसे याद में आता है, जब वो स्कूल में बैठी होती है। टीवी पर उसकी माँ शिनोमिया हकारू की चर्चा चल रही होती है और वो किसी काइजू को मार करके वापस आ रही होती है। लोग उसके बारे में बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं और वो वेपन नंबर 4 को कंज्यूम करती है। और उस वेपन के साथ में लोगों का कहना था कि वो वाल्करी जैसी दिखाई देती है। यह सारी न्यूज स्कूल में भी दिखाई जा रही होती है, जिससे सारे बच्चों को पता चल जाता है कि वो उसकी माँ है। और वो किकोरू को प्रेज करते हैं कि तुम्हारी माँ बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। किकोरू भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी किकोरू के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ काम से लौटकर आ रही होती है उसकी माँ शिनोमिया, और वो थक करके बैठ जाती है। उसका बटलर उसे आराम करने की सलाह देता है, लेकिन तभी वहाँ किकोरू दिखाई देती है, जो उसके ऊपर आकर के चढ़ जाती है और उसके साथ खेलना शुरू कर देती है। तभी हमें एसाओ भी दिखाई देता है, जो उसे कहता है कि तुम्हारी माँ थक गई है, उसे आराम करने दो। लेकिन तभी शिनोमिया उसे लेकर के खेलना स्टार्ट कर देती है, उसे हवा में उछालती है। और यह देख करके शिनोमिया को भी बड़ा अजीब लगता है। और उनका जब खेल खत्म हो जाता है तो वह अपने स्कूल में हुए आज के इंसिडेंट के बारे में बताती है और उसकी माँ उसके स्कूल के बच्चों के बारे में भी पूछती है। तभी उसकी नजर उसकी माँ के चोट पर पड़ती है और वह उससे पूछती है कि क्या आप घायल हैं। तो वो बताती है कि आज के हमले में बहुत ही अड़ियल काइजू था, जिसके कारण मुझे ये चोट लगी, बाकी कुछ नहीं। वहाँ एसाओ भी आ जाता है। तभी किकोरू कहती है कि मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ और मैं भी बड़ी होकर के काइजू को मारने के लिए डिफेंस फोर्स में शामिल होना चाहती हूँ, जिससे दोनों के दोनों खुश हो जाते हैं। वह अपने विशेष पलों के बारे में याद करती है, जब उसकी माँ के साथ उसके खुशनुमा पल चल रहे होते हैं। उन्हीं पलों को याद करते हुए उसे वो बुरी यादें भी आ जाती है, जब उसकी माँ मर चुकी होती है। काइजू नंबर 6 के अटैक में उसकी माँ मारी गई होती है। उसके लिए बहुत ही ज्यादा दुखद होता है। पूरे शहर भर में उनकी मौत का शोक मनाया जा रहा होता है। न्यूज पर भी उन्हीं की खबरें चल रही होती है और उनकी बहादुरी के किस्से को सुनाया जा रहा होता है। उनके फ्यूनरल में बहुत सारा लोग हमें दिखाई देते हैं और वहाँ पर हमें किकोरू और साथ में एसाओ भी दिखाई देता है, जहाँ किकोरू खुद को दोष देती है और रोते हुए कहती है कि मम्मी, मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, उसके लिए सॉरी। वो अपने पिता की तरफ देखती है तो एसाओ पूरी तरीके से
बदला हुआ दिखाई देता है। यह देख करके वह उसे और कुछ नहीं कह पाती और केवल खुद से ही प्रॉमिस करती है कि उसे ताकतवर बनना है और इतना ताकतवर बनना है कि आगे चल करके कोई भी उनका सागा कहीं भी मरे ना। और वो प्रेजेंट टाइम में वापस आती है और उस काइजू पर अटैक करती है बहुत ही ब्रूटल तरीके से। काइजू बहुत ही परेशान होता है और अब वो अपने सर को एक्सपेंड करने लगता है। यह देख करके थोड़ी सी परेशान जरूर होती है, लेकिन काफका से मदद मांगती है और काफका उस काइजू के सर पर वार करने के लिए जैसे ही जाता है उसके पैर टूट जाते हैं और वह बहुत ही जख्मी हो जाता है। यह स्थिति में काइजू नंबर 8 को लगता है कि वह कंट्रोल में है, लेकिन अगले ही पल किकोरू एक नए फॉर्मेट में दिखाई देती है और वह अपना स्पेशल मूव को ट्राई करती है, जिससे उस काइजू के पूरे शरीर के चिथड़े उड़ जाते हैं और वह काफका से कहती है कि यही मौका है कि तुम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लो। और काफका ऐसा ही करता है, वह पूरी तरीके से खुद को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता है और ट्रांसफॉर्म हो ही जाता है। और जैसे ही वह ट्रांसफॉर्म होता है वो एक लूप में चला जाता है। उसे अलग अलग तरीके की चीजें दिखाई देती है और वह देख करके उसे बहुत ज्यादा डर लगता है, क्योंकि पहले ही उसे किकोरू को मार रहा होता है और जैसे ही आसपास में देखता है तो उसे उसके खास लोगों की लाशें दिखाई देती है और ऐसा लगता है कि उन लोगों को मारने वाला कोई और नहीं वह खुद है, जिससे वह डर जाता है। अपने हाथों को देखता है, वो खून से लाल होते हैं और अगले ही पल हमें काफका दिखाई देता है और वो फिर से काजी फॉर्म को होल्ड नहीं कर पाता और यह जानकारी बेस तक भी पहुंचती है। लोग परेशान हो जाते हैं और काफका भी डर जाता है और उसे सारी चीजें समझ में आ जाती है, लेकिन बेस में बैठे हुए लोग उस पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं मैंने पहले ही कहा था कि यह बिल्कुल काम नहीं करने वाला है, हमने फर्जी में इस पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया। तभी हमें नरूमी की आवाज आती है और वह कहता है कोई बात नहीं, अब हम प्लान बी पर जाने वाले हैं, मैं उसके पास में जाता हूँ। वह हमें सड़क पर फिसलता हुआ दिखाई देता है। सामने दूसरा वाला काइजू नंबर 9 दिखाई देता है और अपनी एनर्जी को नरूमी पूरी तरीके से फुल लेवल पर ले जाता है और लोगों को पता चल जाता है कि वह फुल एनर्जी में आ चुका है। उसके आसपास के सारे एरिया को रिस्ट्रिक्टेड घोषित कर दिया जाता है। यह सारी चीजें सब लोग देख रहे होते हैं। नरूमी उस काइजू पर बहुत तेजी के साथ में अटैक करता है और उसके पैर को काट देता है और वैसे ही उसका पैर कटता है वो दोबारा से नहीं उग पाता है। 9 को पता चल जाता है कि यह काटने के साथ में उस हिस्से को जला भी दे रहा है, जिससे वो फिर से नहीं उग पा रहा है, जिससे वह उसे डर जाता है और दूर से लड़ने का प्रयास करता है। तभी उसके ऊपर बुलेट से हमला होता है और वह समझ नहीं पाता, लेकिन नरूमी को देखता है तो उसके हथियार में बुलेट भी लगी होती है। यह देख करके वह हैरान होता है और चीजों को सीखने की कोशिश करता है और बाहर से वो भी बुलेट से अटैक करना स्टार्ट कर देता है। दोनों के बीच में बुलेट फाइट होती है और जब देखता है 9 की नरूमी थोड़ा कमजोर पड़ रहा है तो वह उसके पास जाने की कोशिश करता है और वह उसके पास भी पहुंच जाता है, लेकिन नरूमी उस पर हाइपर अटैक करता है, जिससे वह डॉज करता है। एक नई स्ट्रेटेजी के साथ पर उस पर अटैक करता है। नरूमी उस अटैक से बच जाता है, लेकिन जैसे ही आगे देखता है तो चारों तरफ पूरे शहर में आसपास उसके ही हिस्से होते हैं और बुलेट उसे साफ साफ दिखाई देती है। जब उसे देखता है तो चींटी ने अपने पैर को नीचे धंसा रखा है और जड़ों की तरीके से वह शहर भर में फैल चुकी है। यह देख करके उसे कुछ समझ में नहीं आता। तभी 9 उस पर हाईवे अटैक करता है और लोगों को पता चलता है कि नरूमी अब नहीं रहा। यह देख करके सारे के सारे जनरल मेजर उन बातों पर चर्चा करने लगते हैं जो उन्हें पहले से जानकारी मिली होती है। उसकी एबिलिटी के बारे में वहां चर्चा करते हैं कि यह बहुत ही शातिर है, लोगों की एबिलिटी को देख करके उनसे सीखता है और उनसे बेहतर बनने की कोशिश करता है। उसी बात पर चर्चा कर रहे होते हैं और आगे प्लान बनाने ही वाले होते हैं। तभी नरूमी की आवाज आती है कि मैं भी जिंदा हूँ, कोई बात नहीं, मैं इसे जरूर खत्म कर दूंगा। यह देख करके 9 भी हैरान हो जाता है कि इतने पावरफुल अटैक के साथ में कैसे ये बच सकता है और नरूमी वहाँ उसे मारने के लिए खड़ा हो जाता है। अगले ही पल वह अपने बालों को सही करता है और अपनी पूरी एबिलिटी को उसे शो करने की कोशिश करता है और हमें उसकी आंखें बदली हुई दिखाई देती हैं, जो कि 9 भी नोटिस करता है और उससे पूछता है और जैसे ही उससे बात करता है उसके शरीर के बीच के चिथड़े उड़ चुके होते हैं। वो बहुत तेजी से काम कर रहा होता है। हमें ऐसा दिखाई देता है जो उसकी आंखों के बारे में बताता है कि ये काइजू नंबर 1 की आंखें हैं जो भविष्य देख सकती है और ये उसका एक अल्टीमेट वेपन है। उसकी आंखों से सामने वाले काइजू के पूरे शरीर के अंदर का हिस्सा भी साफ साफ दिखाई दे रहा
रहा था। अब उसे पता है कि उसका कोर कहाँ है और वह क्या कर सकता है। वह तेजी से उस पर हमला करता है। तभी काइजू उससे कहता है कि मैं तुम्हारे हमले को समझने लगा था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि अब मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। और वह देखते ही देखते कमजोर पड़ने लगता है। नरुमी उसे बुरी तरीके से मारता है। तभी फिर से हमें एसाओ दिखाई देता है और वह बताता है इस आंख की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ये भविष्य देख सकती है, दिमाग के वाइटल्स को पढ़ती है और आगे क्या करने वाले हो ये सारी जानकारी देती है। और ये सीधा सीधा आई है काइजू नंबर 1 से, जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और बहुत ही खतरनाक था। उसे हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। तभी हमें फिर से 9 दिखाई देता है जो उस पर अटैक करता है, लेकिन वह अटैक से बच जाता है। हमें हवा में दिखाई देता है और उससे कहता है मुझे पता था तुम क्या करने वाले हो, और ऊपर से ही उसके कोर को देखता है और उस पर पूरी तरीके से अटैक करता है। वह उससे खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन खुद को नहीं बचा सकता क्योंकि नरुमी बहुत ही तेजी से उस पर अटैक करता है। उसके चीथड़े चीथड़े उड़ जाते हैं। यह देख करके सबके सब लोग चौंक जाते हैं और खुश भी होते हैं कि नरुमी ने उस काइजू को मार दिया, और थोड़े से रिलैक्स भी होते हैं। तभी हमें एसाओ बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई देता है। काफका को देखता है और कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। और यहाँ काफका खुद से ही बातें कर रहा होता है कि मुझे पता है कि 9 मुझे नहीं रोक रहा था काइजू बनने से, वो मेरा डर था जो मुझे रोक रहा था। और सामने किकोरू उससे लड़ रही थी। किकोरू भी उससे हारती हुई दिखाई देती है। काफका पर भी 9 बहुत तेजी से हमला करता है। उसका पूरा शरीर छल्ली हो जाता है। खून से सड़क हमें लाल दिखाई देती है और वह उठता है और सोचता है कि मुझे पता है कि मैं बेकार चीजों के बारे में सोच रहा था कि मैं अगर काइजू बन जाऊंगा तो काइजू मुझ पर हावी हो जाएगा और मेरे दोस्तों को मार देगा। तभी किकोरू कहती है तुम इतना मत सोचो, हम सब जितने भी लोग हैं, चाहे वो कैप्टन मीना हो, वाइस कैप्टन हुसीना हो या फिर हमारे सारे के सारे दोस्त हों, सब के सब डिफेंस फोर्स के ऑफिसर हैं और वो इतने काबिल हैं कि खुद की सुरक्षा कर सकते हैं, किसी को भी अपने सामने नहीं आने देंगे। यह सुनते ही काफका के अंदर भी जोश आता है और वह कहता है कि मैं गलत सोच रहा था, मैं तो खुद ही इतना ज्यादा कमजोर और नाकारा हूँ, कैसे मैं अपने दोस्तों को मार सकता हूँ। किकोरू घायल होती हुई दिखाई देती है, लेकिन फिर से उस पर अटैक कर रही होती है। वो अपने जिद्दी अंदाज को छोड़ नहीं रही होती है और यहाँ काफका खुद को कन्विंस करता है कि वह दोस्तों से कमजोर है और वह उन्हें कभी नहीं मार सकता। और यही सोचते हुए वह काइजू में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है और पूरी तरीके से काइजू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। क्या देख करके किकोरू और सामने 9 भी परेशान होता है। किकोरू अपने गन में एक स्पेशल बुलेट रखती है। पीछे से काइजू नंबर 8 उसके पास में आता है। उसे देख करके किकोरू कहती है तुम हमेशा लेट में आते हो। यह बात सारे लोगों को पता चल जाती है कि काफका प्रॉपर तरीके से काइजू नंबर 8 में कन्वर्ट हो चुका है और वह लड़ाई के लिए तैयार होता है। नरुमी भी वहां की ओर आ रहा होता है। उन लोगों को काइजू को वहीं रोकने की बात करता है और यहाँ हमें एसाओ भी दिखाई देता है और सारे के सारे लोग वह देख करके खुश होते हैं और नरुमी सबसे ज्यादा खुश होता है और वह कहता है कि मुझे भी देखना है कि काइजू नंबर 8 तुम क्या कर सकते हो। 9 कहता है कि मुझे पता था कि तुम ही काइजू नंबर 8 हो, तुम इतनी लेट आओगे इस बारे में मुझे नहीं पता है और पिछली लड़ाई से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं और मैं तुमसे बदला लेने वाला हूँ। तभी वह जोर से चिल्लाता है जिससे मरे हुए काइजू भी जिंदा हो जाते हैं और उसकी तरफ आने लगते हैं। यह देख करके किकोरू भी परेशान हो जाती है और 9 के पास में विंग्स आ जाती है। काफका उससे कहता है कि क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम करोगी, मैं इस बड़े वाले से लड़ने वाला हूँ, तो मेरे लिए क्या इन छोटी चींटियों को मार सकती हो। जिससे किकोरू रूड अंदाज में कहती है कि तुम मुझे छोटी चींटियां दे रहे हो और खुद बड़ी चींटी से लड़ने जा रहे हो, अगर तुमने उसे नहीं हराया तो मैं खुद तुम्हें मार दूंगी। यही कहते हुए दोनों अलग हो जाते हैं, उन पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। भागता हुआ काइजू नंबर 8 दिखाई देता है जो 9 के पास जा रहा होता है और 9 उससे कहता है मुझे तुम्हारे अटैक्स के बारे में पता है, तो मैं बहुत सारी चीजें सीख चुका हूँ, इस बार तुम हारोगे। वह कुछ नई चीजें डेवलप करता है। काइजू नंबर 8 के पैर को फंसा करके एक जगह रोकने का काम करता है, लेकिन अगले ही पल उसका सारा तामझाम बेकार हो जाता है। काइजू नंबर 8 चींटी के अंदर से निकलता है और वहां पर उसे एक कोर मिलता है
है जो उस 9 का कोर तो नहीं था लेकिन उस चींटी का कोर था, जिसे वह नष्ट कर देता है और उसकी तरफ देखता है, अपने हथियार से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन तब 8 अपनी एनर्जी को एक्सपेंड करता है और काफका सोचता है कि मैंने तो अभी काइजू नंबर 8 की पूरी एनर्जी देखी भी नहीं है, चलो यही मौका है उसे एक्सपीरियंस करने का। और वो पूरी तरीके से फॉर्म में आता है, पूरी एनर्जी को वहां पर शो करता है। 9 उस पर तरह तरह से अटैक करता है, जिससे वह बचता हुआ दीवार पर जाता है और दीवार से होते हुए छत पर खड़ा होता है और एरियल रूट लेता है। बहुत ऊपर जाने के बाद में वहां वो अपनी पूरी एनर्जी के साथ में नीचे की ओर आने की कोशिश करता है। तभी फिर से काइजू नंबर 9 किसी चीज में फंसा लेता है, जिससे वह आसानी से छूट जाता है और उसे 9 गोली मारने ही वाला होता है। काइजू नंबर 8 एरियल रूट लेते हुए पूरी ताकत के साथ में वहां नीचे आता है। यह देख करके वो भी परेशान होता है, लेकिन देखते ही देखते वह उसके ऊपर आकर के गिर जाता है, जिससे काइजू नंबर 9 के शरीर के हर एक कतरा ऊपर हवा में उड़ने लगता है और वह जमीन में चिपक जाता है। और यह देख करके सबके सब लोग खुश हो जाते हैं और उसकी ताकत को देख करके बेस में सारे लोग हैरान हो जाते हैं। और यहाँ काइजू नंबर 8 हमें दिखाई देता है, जिसने 9 को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया होता है। अब जो 8 की बुराई कर रहे थे वो भी उसकी अच्छाई और उसकी ताकत की सराहना करते हैं। और वहाँ काफका भी हमें दिखाई देता है। काइजू नंबर 8 अपनी पूरी ताकत के साथ में वहाँ हमें दिखाई देता है।